इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। आज हवाई जहाज में अगर आप आए होंगे तो आने वाले कुछ ही महीनों के बाद, कुछ महीने भी क्या कहूँ मैं, कुछ दिनों के बाद पूज्य स्वामी जी, मुझे लगता है कि आप लोग हवाई जहाज का टिकट नहीं लेंगे, क्योंकि दिल्ली से देहरादून की दूरी 2 से 2.5 घंटे के बीच में पूरी हो जाएगी। इसका ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जिसके बाद दिल्ली का सफर केवल 2-2.5 घंटे का रह जाएगा। इसके साथ ही गौरीकुंड, केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास का काम भी हो चुका है। जौलीग्रांट और पंतनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का काम तेज गति से चल रहा है। अभी भी देहरादून से पूरे देश भर के सभी प्रमुख शहरों के लिए देहरादून से हवाई सेवाएं चल रही हैं। साथ ही हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य में शीतकालीन यात्रा की पहल भी की है, जिसके माध्यम से 12 महीने पर्यटन की निरंतरता सुनिश्चित की जा रही है। आज हम धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, शूटिंग डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विश्व में विशिष्ट पहचान बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। वहीं हम साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में जैसे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। अभी इसी महीने 30 नवंबर को, पिछले महीने, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में हमारे राज्य की शीतकालीन यात्रा का विशेष रूप से उल्लेख किया गया और हाई एल्टीट्यूड जो मैराथन 17,000 फुट की ऊंचाई पर आयोजित की गई, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। मैं आप सबकी तरफ से, देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड के हमेशा विश्व पटल पर ले जाने का काम किया है, हम सबका हमेशा प्रोत्साहन किया है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य का किसी न किसी स्थान का, किसी न किसी विशिष्टता की, किसी न किसी हमारी विरासत का, किसी न किसी हमारी सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़ी हुई किसी भी कोई भी उत्पाद हो, उसका वो स्मरण न करते हों। हर कार्यक्रम में हमारा स्मरण करते हैं। इसके साथ साथ हमने प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक स्पिरिचुअल जोन की स्थापना का भी निर्णय लिया है। इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। हमने 2023 में यहाँ प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। और जैसा आयोजन होता है, जैसे गणेश जोशी जी अभी कह रहे थे कि जब तक चीजें धरातल पर नहीं उतारती हैं, लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं। हो सकता है हमारा भी उड़ाते हो, हालांकि मैं तो बेपरवाह रहता था, कौन मजाक उड़ा रहा है, कौन नहीं उड़ा रहा है, कौन पीछे हंस रहा है, कौन हमारी बातों में क्या कह रहा है, इस पर मैं ध्यान नहीं देता। मैं तो इसी बात पर ध्यान देता हूं कि अपना काम कैसे करना है। ठीक है ना ज्योत्सना जी? तो और हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया हुआ है। 3,56,000 करोड़ के हमारे एमओयू हुए। जब एमओयू हो गए तो लोग कहने लगे कि ये एमओयू तो होते ही रहते हैं, ये तो कार्यक्रम होता है तो एमओयू हो जाते हैं, सबमिट होती है तो एमओयू हो जाते हैं। लेकिन पाठक जी, हम रुके नहीं और डिगे भी नहीं और थके भी नहीं और इससे विचलित भी नहीं हुए। हमने लगातार अपना प्रयास जारी रखा। जहां दिसंबर 2023 में हमने ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थी, वहीं जुलाई 2025 में, यानी कि ठीक 4 महीने पहले,
तो देहरादून से सीएम धामी को आप सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के सांसद रह चुके पंकज चौधरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और पंकज चौधरी को समर्थन देते हुए उनका नामांकन पूरा किया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसका असर यह है कि किसी अन्य नेता ने नामांकन नहीं दिया, इसलिए पंकज चौधरी का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। औपचारिक घोषणा संभवतः कल यानी 14 दिसंबर को लखनऊ में होगी। इस राजनीतिक कदम के बाद अब महाराजगंज जिले में जश्न का माहौल है। तो बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं और सड़कों पर उत्साह के साथ नारेबाजी भी चल रही है। पार्टी में ये बदलाव 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी और सामाजिक संतुलन की रणनीति का भी एक हिस्सा माना जा रहा है। तो आपको बता दें, महाराजगंज में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी के नामांकन के बाद उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता जो है ढोल नगाड़े बजाते हुए नजर आ रहे हैं, आपस में मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो महाराजगंज जिले में जश्न का माहौल जो है आज देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई। तो आपको बता दें, सड़कों पर और चौराहे पर ये उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। 7 बार के सांसद रह चुके हैं पंकज चौधरी महाराजगंज से और ऐसे में निर्विरोध उन्होंने अपना नामांकन दिया है। तो माना जा रहा है कि अब कल औपचारिक रूप से उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, पंकज चौधरी ने अपना नामांकन दे दिया है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि निर्विरोध उन्होंने अपना नामांकन दिया है। क्या ये पहले से ही पार्टी में तय था कि निर्विरोध ही वो नामांकन करेंगे, कोई और नामांकन नहीं भरेगा? जी देखिए, पंकज चौधरी ने अपना नामांकन जो है वो दर्ज करा दिया है और उनके विरोध में किसी ने भी जो है वो नामांकन अपना नहीं किया। जैसे में वो तय माने जा रहे हैं क्योंकि वो सिंगल कैंडिडेट है, उनको निर्विरोध है और उसके बाद जो है अब उनको कल घोषित कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष। देखिए, कई सारे नाम चल तो रहे थे, लिस्ट में तो थे, लेकिन नामांकन के वक्त में 3 बजे तक सब टकटकी लगाए देखते रहे। सब भीड़ जो थी वहां पर रुकी थी और कहीं ना कहीं एक मन में उनके भी विचार था कि हो सकता है कि कोई और नाम भी आ जाए, क्योंकि जो है वो एक लंबी जो लिस्ट है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन इन सब चीजों के बीच में, इन सब कयासों के बीच में भारतीय जनता पार्टी में जो नामांकन किया गया है वो सिर्फ पंकज चौधरी द्वारा किया गया और 3 जैसे ही बज गए तो उसके बाद में देखिए तस्वीर क्लियर हो गई, बिल्कुल साफ हो गई कि अब यूपी बीजेपी को अपना नया बॉस मिल गया है, नया अध्यक्ष मिल गया है और अब इन्हीं के नेतृत्व में बिल्कुल अनुराग, क्योंकि आप इस वक्त बीजेपी दफ्तर के पास ही हैं, क्या कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनके अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है और पंकज चौधरी जो है वो अध्यक्ष बन रहे हैं, तो ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है उन्हें लेकर? जी देखिए, हमारे साथ में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और कहीं ना कहीं चेहरे पर एक खुशी है क्योंकि एक जो नया अध्यक्ष है बहुत समय से नहीं थे और अब नए अध्यक्ष आपको मिलते नजर आ रहे हैं। कल घोषणा हो नहीं, पहले भी हमारे अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी थे, हमारे कैबिनेट मंत्री रहे। जो नए अध्यक्ष हैं उनको लेकर के देखिए बड़े कयास थे, उनको लगे कुछ खुशी है कि नहीं है? बिल्कुल कार्यकर्ताओं में खुशी है। खुशी इस बात की है कि जो नए अध्यक्ष बने हुए हैं वो 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो काउंसलर से अपनी राजनीति की शुरुआत की है। डिप्टी मेयर भी रहे गोरखपुर जैसे महानगर के और 8 बार चुनाव लड़े हैं जिसमें 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और चूंकि वो उनका मिलने जुलने का स्वभाव, सरल स्वभाव के धनी भी हैं, लोगों से मिलने जुलने का वो जिसका नतीजा है कि 7 बार के सांसद हैं, 2 बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनकी लोकप्रियता पूरे दुनिया में है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय, ताकतवर और शक्तिशाली कोई नेता है तो नरेंद्र भाई मोदी हैं और उनके नेतृत्व में ये वित्त मंत्री के रूप में मोदी जी 1 और मोदी जी 2 दोनों सरकार में वित्त मंत्री के रूप में काम करते रहे हैं। तो यानी सरकार का भी अनुभव है, संगठन का भी अनुभव है, समाज से लेकर के मिलने जुलने का भी है और समन्वय बैठा करके लेकर के आगे बढ़ाने का अनुभव है, जिसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते पूरे देश के
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी की लहर है। और इसलिए इस खुशी की लहर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सुबह से ही हजारों हजार की संख्या में पूरे प्रदेश के हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय पूर्व विधायकगण, जिला अध्यक्ष, जिले के प्रभारीगण, तमाम लोग आकर के यहाँ पे बधाइयों देने का तांता लगा हुआ है। तो हम सबको पूरा भरोसा है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जिस तीव्र गति के साथ बढ़ रहा था उससे भी और तीव्र गति के साथ आगे बढ़ेगा और देश और दुनिया में ये उत्तर नाम है आप? मान स्थापित करेगा। मेरा नाम उपेंद्र तिवारी है। मैं बलिया जनपद से बिलोंग करता हूँ। फेफना विधानसभा से 2 बार MLA रहा हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार का पूर्व मंत्री भी रहा। पीडीए का एक तगड़ा मोर्चा है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि पीडीए को चुनौती देने के लिए ही आप लोग इनको लाए हैं, पंकज चौधरी जी को। ऐसा कुछ है या फिर खाली ये बातें चल रही है? पीडीए का सिर्फ एक नारा है, पीडीए का कोई तगड़ा मोर्चा नहीं है। और पीडीए को देखना है तो अखिलेश जी के चश्मे से ना देखिए, लखनऊ में मीडिया को लेके ना देखिए। आप उत्तर प्रदेश के 2-2.5 साल के घटनाक्रम पे ध्यान दे दीजिए और पूछिए कि क्या मुस्लिम के द्वारा चुनौती मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव का नारा है। पीडीए कहीं धरातल पे नहीं है, क्योंकि हमारे भी क्षेत्र में विधायक समाजवादी पार्टी का है, यादव तबके का है। मुस्लिम के साथ बलात्कार होता है, नहीं जाता है। दलित के साथ बलात्कार होता है, करने वाला यादव होता है, नहीं जाता है। किसी अन्य समाज के साथ होता है, अपना वोट बैंक देखता है। यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। तो पीडीए अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का एक ढकोसला है। यह उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। मोदी जी और योगी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अनुराग, आप बने रहिएगा हमारे साथ। महाराजगंज से अनुराग अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनुराग अग्रवाल, अगर आपसे बात की जाए तो महाराजगंज से 7 बार के सांसद रह चुके हैं पंकज चौधरी। ऐसे में अब वो निर्विरोध जो है नामांकन उन्होंने अपना भरा है। ऐसे में अगर महाराजगंज की बात की जाए तो किस तरह का माहौल महाराजगंज में देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि महाराजगंज जिले के सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जैसे ही उन्होंने आज लखनऊ में नामांकन किया, वैसे पूरे जिले में जो है भाजपा कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। जय श्री राम और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगे। उत्सव जैसा पूरे जिले में इस वक्त माहौल है। अब कुछ देर पहले ही अनुराग, अगर बात की जाए, क्योंकि महाराजगंज से सांसद भी हैं पंकज चौधरी, ऐसे में क्या कोई राजनीतिक लाभ भी होगा अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो महाराजगंज को? मैं आपको बता दूं कि पंकज चौधरी जो है वो कुर्मी समुदाय से आते हैं, चौधरी वोटों से आते हैं। और पंकज चौधरी को बीजेपी का अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो पूर्वांचल में खासकर गोरखपुर मंडल जैसे क्षेत्र में जो है कुर्मी वोटों को साधने के लिए जो है उनका चेहरा एक बड़ा चेहरा माना जाता है। पूर्वांचल में पंकज चौधरी कुर्मी वोटों के लिए एक बड़े नेता के तौर पे उनको उभारा जा रहा है। और वही पंकज चौधरी की जो बहन है साधना चौधरी, वो सिद्धार्थनगर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। तो ऐसे में कुर्मी वोटों को बिल्कुल अनुराग, आपके पास आएंगे। हमारे साथ लगातार अनुराग तिवारी भी बने हुए हैं। अनुराग, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से पंकज चौधरी जो है वो निर्विरोध उन्होंने अपना नामांकन भरा है, ऐसे में क्या माना जाए, क्या केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति के बीच का ये हिस्सा था? क्या पहले से ही ये तय किया गया था? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो नो एरर की पॉलिसी पर काम करती है। ऐसा कई समय से हम देखते आए हैं, फिर वो चाहे दिल्ली के इलेक्शंस हो या किसी अन्य राज्य के। तो देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है। जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग है ना बीजेपी की प्रज्ञा, वो बहुत स्ट्रांग है। ऐसे में ये बिल्कुल साफ है कि जो सेंट्रल बॉडी है भारतीय जनता पार्टी की, जो दिल्ली है, दिल्ली की चारों ओर निगाहें थी। वो ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश में बखूबी थे जिसे लखनऊ में बैठाया जाए अध्यक्ष की गद्दी पे और पूरे उत्तर प्रदेश को वो मॉनिटर करे और आगे आने वाली जो 2 बड़ी चुनौती है, 27 का चुनाव है, 29 का चुनाव है, उसमें बीजेपी को जो है वो फायदा पहुंचाए। तो इसको लेकर के जो सेंट्रल टीम है भारतीय जनता पार्टी, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग बनाए हुए था। और अभी भी आपने देखा कि पीयूष गोयल हो, विनोद तावड़े हो, जो बड़े नाम हैं दिल्ली के, जो केंद्रीय राजनीति के हैं, अनुराग, आपको रोकना चाहूंगी, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के
बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर एक भव्य द्वार का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजधानी के गौरवशाली इतिहास को जीवंत करने के लिए महापुरुषों के नाम पर द्वार बनाए जा रहे हैं और इसी क्रम में विक्रमादित्य द्वार का भूमि पूजन किया गया है। भोपाल में सम्राट विक्रमादित्य द्वार का निर्माण किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने इसका भूमि पूजन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गौरवशाली इतिहास को सहेजने का ये सबसे अहम पहल है। भोपाल में सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर एक द्वार बना करके जो हमने पूर्व में घोषित किया था कि हमारी भोपाल मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत को समेटे हुए राजधानी, ऐसे कई गौरवशाली अतीत के पृष्ठ को दृश्यांकन रूप से सामने ला करके दिखाने के प्रयास के नाते से अलग अलग द्वार बनाए जाएंगे। पूर्ववर्ती नर्मदापुरम मार्ग पे राजा भोज के नाम पर द्वार बनाया, जिन राजा भोज का मध्य प्रदेश से देश के साथ बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। लगभग 1000 साल पुराने ऐसे सम्राट जिसने बहुत सारे क्षेत्रों में महारत हासिल की हुई थी, जिनका सुशासन आज भी याद रखते हैं। और राजा भोज जीवन भर जिसके आदर्श के आधार पर अपने आप को राजा मानते थे, ऐसे वीर सम्राट विक्रमादित्य जिनका नाम वीरता के लिए, न्यायप्रियता के लिए, गंभीरता के लिए, धीरता के लिए, दानशीलता के लिए, हर जीवन के सभी गुणों के लिए उत्कृष्ट, ऐसा कहा जाता है कि महाकवि कालिदास के शब्दों में भगवान राम का राम राज्य लाने का एक तरह से पूरा प्रतिकृति का प्रयास विक्रमादित्य के शासनकाल में दिखाई देता है। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य से लोकतंत्र के आज के समय में माफ करना, तो सुशासन के लिए विक्रमादित्य के नाम पर एक नया द्वार बनाने की आज यहाँ भूमि पूजन की कार्रवाई हुई है। हमारी भोपाल की राजधानी के साथ ऐसे सारे गौरवशाली पृष्ठों के आधार पर प्रत्येक मार्ग के साथ ऐसे महापुरुषों के नाम पर वो इतिहास को जीवंत करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश और देश और दुनिया गौरवान्वित होती रही है। ऐसे सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर ये सीहोर और भोपाल की बाउंड्री पर वर्तमान में फंदा, लेकिन बाद में फंदे का नाम बदलकर हरिहर गांव का नाम किया जाएगा। ऐसे स्थान पर आज ये भूमि पूजन की कार्रवाई पूरी हुई। हमारे प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, हम सब ने मिलकर के आज ये एक और सुखद सहयोग है। हमारी सरकार के 2 साल पूरे होकर के तीसरे साल का ये पहले दिन का शुभ संकल्प पूरा हुआ, जो शासन की विक्रमादित्य के काल की सुशासन की वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब लोकतंत्र के अंदर सारे अलग अलग नवाचारों के साथ नई व्यवस्थाओं के बलबूते पर गरीब कल्याण वर्ग के लिए, महिला, किसान, युवा, गरीब सबके जीवन की बेहतरी के लिए सुशासन के मार्ग चलने का माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आशीर्वाद मिल रहा है। हम अपने गौरवशाली अतीत को भी विरासत से विकास की ओर के संकल्प के बलबूते पर आगे बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी उपलब्धियां लिया हुआ हमारा ये टाइम बीते सरकार का 2 साल का निकला है, जिसमें हमने लगभग 35-40 साल पुरानी नक्सलवादियों को आखिरी सलाम किया। लाल सलाम को सलाम करते हुए बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अब मध्य प्रदेश में नक्सल वाली पूरी घटनाओं से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आशीर्वाद से, उनकी रणनीति के बलबूते पर मध्य प्रदेश पुलिस ने इस सफलता को हासिल किया है। नदी जोड़ो अभियान में भी हमने सफलता हासिल की है, जो हमारे राज्य की सिंचाई के साथ पेयजल की और औद्योगिक रचनाओं को भी जल आपूर्ति करने में बड़ी मदद करेगी। जब हम पीएम एक्सीलेंस स्कूल की कॉलेज की तरफ देखते तो 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, 3 नई यूनिवर्सिटी, ढेरों औद्योगिक रचनाएं, बहुत सारी सौगातों के साथ बीता वर्ष हमने संपन्न किया। लेकिन नए वर्ष के लिए और नए संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में और ऐसी नई नई सौगातें मिलती जाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। अब रुक कर लेते अगली खबर की। रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा नेता प्रतिभाव दिया।
वो हमें तो झेल नहीं पाते, अमित शाह को क्या झेलेंगे। बिहार में एसआईआर के दौरान क्या एक भी गड़बड़ी हुई? वो इतना घूमे, इतना शोर मचाया, लेकिन केवल 5 सीटें ही जीती। अमित शाह ने विस्तार से सब समझा दिया कि एसआईआर उनके यूपीए समय से ही होता आता था। कांग्रेस पार्टी जीते तो चुनाव आयोग अच्छा है और अगर हारे तो चुनाव आयोग खराब है। अब इसका क्या जवाब दिया जाए और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। अभी राहुल गांधी को संसद में मैंने खूब जवाब दिया, हमको तो झेल नहीं पाते हैं, अमित शाह जी को क्या झेलेंगे। एक एक बात का जवाब दिया। वो कह रहे हैं वोट चोरी जनता कर रही है, नो चोरी। बिहार में पूरे एसआईआर के दौरान एक गड़बड़ी हुई। राहुल गांधी ने एक कंप्लेंट फाइल किया, कांग्रेस पार्टी ने एक अपील फाइल किया, इतना घूमे हल्ला किया, जीते 5। एक रिक्शा में भी काफी है उनका एमएलए। तो ये तो उनकी हालत है। तो ये कौन सा अहंकार है, झूठ बोलना, झूठ बोल के जस्टिफाई करना। अमित शाह जी ने विस्तार से सब समझा दिया कि एसआईआर उनके समय में होता था। मोटी बात बहुत सीधी है, कांग्रेस पार्टी जीते तो चुनाव आयोग अच्छा है, कांग्रेस पार्टी हारे तो चुनाव आयोग खराब है। इसका क्या उत्तर दिया जाए? और जनता तो उनको वोट देती नहीं और आगे भी नहीं देगी। अब रुक करते हैं अगली खबर के। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय आज गाजियाबाद के मोदी नगर पहुंचे। उन्होंने नेहरू कॉलोनी स्थित लाल मोहन के निवास पर जाकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना भी दिया। आपको बता दें, अजय राय ने कहा कि इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हम खड़े हैं और उनकी बात शासन तक पहुंचाई जाएगी। इसके बाद आपको बता दें, वो गिरधारी लाल ज्वेलर्स के निवास पर भी पहुंचे। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस और सरकार का कोई खौफ नहीं रह गया है। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अजय राय ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों को कड़ी सजा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था सुधार पर राज्य सरकार से तुरंत कदम उठाने की हम अपील कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।